हे वेलकम बैक। मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं मीन लगन की कुंडली के ऊपर डिस्कशन करूंगा और आज हम जानेंगे कि मीन लगन की कुंडली में ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं, मारक कारक ग्रह किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं और एक लाइव प्रैक्टिस करेंगे कुंडली के ऊपर जिसमें हम जानेंगे कि ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स दे रहे हैं। और आज मैं अपनी ही कुंडली लेकर आया हूं आपके बीच में और आज मैं बताऊंगा कि किस तरह के योग हैं मेरे चार्ट में जिसकी वजह से मुझे करियर में राइज मिला, पॉपुलैरिटी मिली, जिससे कि आप भी अपने छोटे छोटे उपाय करके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सके। तो चलिए बात करते हैं मीन लगन के चार्ट पर। यह मीन लगन का चार्ट इसलिए बना क्योंकि लग्न में ही 12 नंबर लिखा हुआ है और 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि और जिसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता मीन लगन के चार्ट में लग्नेश बनेंगे तो ये कुंडली के चीफ मिनिस्टर माने जाएंगे। अब बृहस्पति देवता ही डिसाइड करेंगे कि वो बाकी के ग्रहों को किस तरह का डिपार्टमेंट देंगे। अब हमें ये और चेक करना है कि बृहस्पति की दूसरी राशि कहां पर लिखी हुई है। तो बृहस्पति की दूसरी राशि कुंडली के 10th हाउस में लिखी हुई है धनु राशि। तो बृहस्पति देवता मीन लगन के चार्ट में दो घरों के मालिक हैं। एक तो वो बच्चे की सेल्फ पर्सनैलिटी हैं और उसके काम काज के घर के मालिक हैं। तो बृहस्पति देवता इनके चरित्र को निर्धारित करेंगे क्योंकि वो सेल्फ उसकी खुद पर्सनैलिटी है और मीन राशि जो होती है एक जल तत्व राशि होती है और जल के समान कहीं ना कहीं मीन लगन के जातक होते हैं। ऐसे लोग बहुत शांत स्वभाव के माने जाते हैं, सीधे साधे दयालु नेचर के होते हैं और किसी भी इंसान का ये कभी भी बुरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बृहस्पति देवता इनके लग्न के स्वामी हैं और काम काज के स्वामी हैं। तो इनका कामकाज भी कहीं ना कहीं बृहस्पति से रिलेटेड होता है। और मीन राशि का स्वभाव और किस तरह से होता है, मीन राशि के जातक जो है थोड़े से द्वेष स्वभाव के माने जाते हैं क्योंकि ये एक द्वेष स्वभाव राशि है। कहीं ना कहीं ऐसे जातक थोड़े से मन के मौजी होते हैं, जो काम अच्छा लगता है उसी को करते हैं और जो काम बीच में इनको पसंद नहीं आया तो ऐसे लोग उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मन के मौजी होने की वजह से ऐसे इनका कैरेक्टर हो जाता है। तो इसीलिए मीन लगन के जातक जो हैं जल्दी किसी भी चीज पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में भी कमी आती है क्योंकि कंफ्यूजन स्टेट में आ जाता है माइंड थोड़ा सा, क्योंकि ये द्वेष स्वभाव राशि है कि ये करें कि वो करें। कहीं ना कहीं इस तरह का स्वभाव जीवन में आता जरूर है। अब ये डिपेंड करेगा कि बृहस्पति की प्लेसमेंट कहां पर है, उस हिसाब से भी इंसान के चरित्र में थोड़ा सा बदलाव आता है और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है उस हिसाब से भी इंसान का कैरेक्टर, नेचर, गुस्सा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बदलती हैं। लेकिन जनरली देखा गया है कि मीन लगन के जातक एक शांत प्रिय माने जाते हैं और दयालु नेचर के कहीं ना कहीं होते हैं। ऐसा इंसान कभी भी किसी गरीब इंसान को नहीं देख पाता है क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं दयालु नेचर की ज्यादा मात्रा होने की वजह से ये इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। उस वजह से इनको लाइफ में परेशानी भी उठानी पड़ती है। ये ज्यादा गरीब इंसान को देखेंगे तो ये सबसे पहले खुद दुखी हो जाएंगे, उसके बाद ही ये कुछ करेंगे। तो ये इनकी थोड़ी सी वीकनेस भी मानी जाती है क्योंकि इनका जो है इमोशनल कैरेक्टर होता है और जल के समान इनका व्यक्तित्व रहता है। जिस तरह से जल आने वाले बीच में पत्थरों से अपना रास्ता बनाकर निकल जाता है, सेम इसी तरह से इनकी पर्सनैलिटी भी हो जाती है। जिस तरह से जल अपना रास्ता बनाता है, सेम अगर इनकी लाइफ में कुछ भी बुरी परिस्थितियां आती हैं तो ये बुरी परिस्थितियों को इजीली अडॉप्ट करके उनमें भी खुश रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है, जल तत्व राशि से इनका स्वभाव बना हुआ है। अगर यही बृहस्पति की प्लेसमेंट कहीं भी चार्ट में
अगर अच्छी हो जाए तो यही बृहस्पति देवता बाध्य हो जाएंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए। अगर यही बृहस्पति की प्लेसमेंट कहीं भी कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में और नीच राशि मकर राशि में हो जाए तो यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह बहुत बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो एक योग कारक ग्रह भी मारक ग्रह बन सकता है अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। तो जब भी आप रत्न का चयन करें सबसे पहले ग्रहों की प्लेसमेंट चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही किसी रत्न का चयन कीजिएगा, अदरवाइज वही पहना हुआ रत्न आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा। तो अब बात करते हैं योग कारक ग्रह इस चार्ट में कौन कौन से बने। तो बृहस्पति देवता ने मंगल देवता को इस चार्ट में क्या दिया। तो बृहस्पति देवता और मंगल देवता आपस में मित्र माने जाते हैं, तो अपनी मित्रता निभाते हुए उनको दूसरे घर का मालिक बनाया और 9th हाउस का मालिक बनाया। मंगल की मेष राशि कुंडली के दूसरे घर में लिखी हुई है और वृश्चिक राशि कुंडली के 9th हाउस में लिखी हुई है। तो दूसरे घर से हम देखते हैं परिवार की स्थिति, धन, कुटुंब, वाणी, बैंक बैलेंस, इंसान अपने जीवन में कितना धन जोड़ पाएगा, ये सारी चीजों की जानकारी हम दूसरे घर से लेते हैं। और 9th हाउस से हम पिता की स्थिति देखते हैं, पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं और विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी लेते हैं, भाग्य की जानकारी लेते हैं और धार्मिक रुचि देखते हैं कि इंसान कितना धार्मिक रहेगा, इन सारी चीजों की जानकारी लेते हैं। तो मंगल देवता इस चार्ट में पिता के घर के मालिक हैं और एक पुत्र और पिता कभी भी शत्रु नहीं हो सकते हैं, इसीलिए मंगल देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। तो मंगल देवता यहां पर एक योग कारक ग्रह बनेंगे। अब ये दूसरे घर के भी मालिक हैं। बहुत सारे जातक मीन लगन की कुंडली में मंगल को एक शत्रु ग्रह कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वो दूसरे घर के मालिक हैं। अगर हम अष्टम टू अष्टम थ्योरी भी अप्लाई करें तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी क्या कहती है कि अगर दूसरे घर का मालिक लग्नेश का एंटी पार्टी है, शत्रु है या विरोधी दल का है, उसी केस में दूसरे घर का मालिक एक मारक ग्रह बनता है। अगर दूसरे घर का मालिक लग्नेश का मित्र हुआ तो वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह कहे जाएगा। तो यहां पर मंगल देवता दूसरे घर के मालिक है जो कि लग्नेश के अति मित्र माने जाते हैं, क्योंकि मंगल भी देवताओं के सेनापति माने जाते हैं और बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु माने जाते हैं जो कि आपस में मित्र हैं। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अनुसार भी मंगल देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब यही मंगल की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो चार्ट में किस तरह का रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो योग कारक ग्रह हैं। अगर योग कारक ग्रह कुंडली के अगर बुरे स्थान पर जाकर बैठेगा तो उस बुरे स्थान की वृद्धि कर देगा, क्योंकि एक योग कारक ग्रह का काम होता है कि वो जहां बैठेगा, जहां जाएगा और जिन घरों का मालिक है उस घर की वृद्धि कर देगा। अगर वो कुंडली के तीसरे घर में बैठेगा तो स्वयं का पराक्रम, फिजूल की मेहनत, छोटी मोटी यात्राएं करवाता रहेगा, एक हार्ड वर्क बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और जिसकी वजह से उसके रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि उस समय मंगल देवता सिर्फ उसके हार्ड वर्क को एक्टिवेट कर देंगे और रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी लेके आ जाएंगे। अगर यही मंगल देवता कुंडली के छठे घर में बैठे तो उसकी जो है नौकरी में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि छठे घर से हम नौकरी की स्थिति देखते हैं। तो नौकरी में वृद्धि करेंगे तो नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, नौकरी में ग्रोथ हो जाएगी, करियर ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन साथ में वो छठे घर के सारे लक्षणों को एक्टिवेट कर देंगे। तो वैसे में शत्रु भी क्रिएट हो जाएंगे, दुर्घटना के योग भी बन जाएंगे और ब्लड से रिलेटेड कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जहां भी यहां मंगल की दृष्टियां पड़ेंगी वो दृष्टियां हमेशा एक अशुभ प्रभाव ही रिजल्ट देंगे। तो मंगल देवता अगर छठे घर में बैठेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे, खर्चे को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और जातक को अग्रेसिव नेचर का जरूर बना देंगे, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की लग्न पर पड़ने से वो जातक को भड़कीला स्वभाव, अग्रेसिव नेचर भी कहीं ना कहीं डेवलप कर देगी। तो अगर मंगल देवता छठे घर में बैठे तो वो सिर्फ नौकरी को सपोर्ट करेंगे और लेकिन बाकी
बाकी की वो परेशानी कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर बढ़ा देंगे। इसीलिए छठे घर में बैठे मंगल का कभी भी मूंगा रत्न धारण मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर मूंगा रत्न धारण किया तो सबसे पहले गुस्सैल प्रवृत्ति हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएंगे और हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके बॉडी में रक्त के कारक माने जाते हैं मंगल देवता, तो वो रक्त से रिलेटेड कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम देना चालू कर देंगे। और एक आगे जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं यही मंगल आपके ब्लड शुगर बढ़ाना चालू कर देगा, क्योंकि ब्लड इंप्योर होगा तो कहीं ना कहीं शुगर जाने के योग बन जाएंगे। तो ऐसे केस में डायबिटीज, शुगर जैसे लक्षण कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में मंगल का मूंगा रत्न धारण नहीं किया जाएगा। अगर यही मंगल अष्टम घर में और 12वें घर में बैठे तब भी वो मंगल अशुभ कंसीडर किए जाएंगे। अगर अष्टम घर में मंगल बैठेंगे तो उस घर की वो वृद्धि कर देंगे, और अष्टम घर से हम आयु देखते हैं तो वो आयु में जरूर वृद्धि कर देंगे आपकी, लेकिन आपकी साथ में परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। हर काम काज में एक नई ऑब्स्टेकल बढ़ा देंगे। और मंगल की जो चौथी दृष्टि इनके लाभ पर पड़ेगी तो लाभ में भी परेशानी क्रिएट कर देंगे, मन की इच्छाएं पूरी नहीं होने देंगी। और इनकी जो सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, अपने ही घर पर पड़ेगी, थोड़ा बहुत धन आगमन जरूर करवा देंगे, लेकिन साथ में परिवार में कलह कलेश का माहौल कहीं ना कहीं वो क्रिएट कर देंगे। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि भाई के घर पर पड़ेगी, भाई से भी छोटा मोटा कलह कलेश करा के जातक का जीवन में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स जरूर बढ़ा देंगे। और यही मंगल अगर 12th हाउस में बैठेंगे तो भी वो मारक ग्रह की तरह ही रिजल्ट देंगे। अगर आपने मंगल का मूंगा ऐसे में धारण कर लिया तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा। और जो 12वें घर से मंगल की जो अष्टम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन सप्तम घर पर पड़ेगी तो आपके पार्टनर से रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने का वो योग बना देंगे, पत्नी से कलह कलेश मचा देंगे। तो ऐसे में मंगल का मूंगा रत्न धारण नहीं करना है। यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अब आपके शरीर का शत्रु कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो एक गलत स्थान पर जाकर बैठा है। अगर यही मंगल उदय अवस्था में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठे तो भूल कर भी मूंगा रत्न धारण मत कीजिएगा। सिर्फ इनके पाठ पूजन दान करके ही मंगल देवता को शांत कीजिएगा, अदरवाइज वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगे। मंगल यहां पर पिता के घर के मालिक हैं, साथ में अगर वो छठे घर में बैठेंगे तो पिता के रोग बढ़ जाएंगे, पिता की हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, पिता को कर्ज जैसी स्थिति में लेके आ जाएंगे। अगर यही मंगल अष्टम घर में बैठेंगे तो पिता की आयु में वो जरूर कमी लेके आ जाएंगे। आपकी तो आयु में वृद्धि कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पिता की आयु में वो डाउनफॉल लेके आ जाएंगे। इसलिए भूल कर भी यहां पर मंगल का मूंगा रत्न धारण नहीं करना है। अगर यही मंगल सूर्य से अस्त होकर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठे हैं तो वो अशुभ कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें आपके शरीर पर पहुंचेंगी नहीं। जब किरणें ही नहीं पहुंचेंगे तो वो अशुभ नहीं कंसीडर किया जाएगा। ऐसे में आप मंगल का मूंगा रत्न धारण करके उनकी किरणों को शरीर में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह है। और जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो उस प्लेनेट से आपके शरीर पर एक पॉजिटिव एनर्जी ही पड़ेगी, जो कि आपके फादर को भी सपोर्ट करेगी, आपके फैमिली को भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो दूसरे घर के मालिक हैं। तो परिवार की सुरक्षा करने के लिए मंगल देवता बाध्य हो जाएंगे। तो एक अस्त की कंडीशन में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, चाहे मंगल फिर कहीं भी विराजमान हो, उस केस में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्र देवता को इस चार्ट में क्या मिला। और चंद्र देवता बृहस्पति देवता के मित्र भी माने जाते हैं। तो अपनी मित्रता निभाते हुए बृहस्पति देवता ने चंद्र देव को पंचम घर का मालिक बना दिया। पंचम घर हमारी संतान का होता है, लव लाइफ का होता है, रोमांस का होता है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, एजुकेशन, विल पावर, और हम किस तरह का डिसीजन लेंगे, ये सारी चीजें हम पंचम घर से देखते हैं। तो एक अच्छे घर के मालिक
मालिक हैं चंद्र देवता इस चार्ट में, और संतान के घर के मालिक हैं, मतलब आपकी संतान के घर के मालिक हैं, तो आप अपनी संतान के शत्रु कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए चंद्र देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह ही कंसीडर किए जाएंगे। अब चंद्र देवता की प्लेसमेंट अगर कहीं अच्छे भाव में हो गई तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर यही चंद्र देवता की प्लेसमेंट कहीं गलत भाव में हो गई तो यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह आपकी लाइफ में मुसीबतों को बढ़ा देगा, संतान की समस्याओं को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। अगर यही चंद्र देवता कुंडली के तीसरे घर में उदय अवस्था में अगर बैठेंगे तो संतान डिले के योग कहीं ना कहीं बनाना चालू कर देंगे, आपके हार्ड वर्क को एक्टिवेट कर देंगे, पढ़ाई लिखाई से काफी समस्या आना चालू हो जाएंगी। अगर यही चंद्र देवता छठे घर में जाकर बैठते हैं तो वो सिर्फ आपकी नौकरी को सपोर्ट करेंगे, नौकरी में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, चाहे फिर वो गलत भाव में क्यों ना बैठ जाएं। अगर गलत भाव में बैठेंगे तो वो गलत चीजों की भी वृद्धि हो जाएगी। छठे घर से हम नौकरी देखते हैं इसलिए वो नौकरी में वृद्धि हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छठे घर के सारे लक्षणों को एक्टिवेट कर देगा, रोग बढ़ा देगा, कर्ज बढ़ा देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कोर्ट केस बढ़ा देगा, खर्चे आसमान पर ले जाकर रख देगा। अगर चंद्र देवता छठे घर में बैठे हैं तो वो अशुभ कंसीडर किए जाएंगे, एक मारक ग्रह की तरह ही रिजल्ट देंगे। ऐसे में अगर आपने चंद्रमा का मोती रत्न धारण किया तो सबसे पहले वो आपके बच्चे की समस्या को बढ़ा देंगे, संतान होने में बहुत परेशानी क्रिएट करेंगे। अगर आपकी संतान नहीं हुई है और छठे घर में चंद्रमा बैठे हुए और आपने मोती रत्न धारण कर लिया तो संतान को कष्ट बढ़ना चालू हो जाएगा, संतान को रोग बढ़ना चालू हो जाएगा और संतान डिले के योग बन जाएंगे, मिस कैरेज जैसे कहीं ना कहीं वो योग एक्टिवेट कर देगा। तो भूल कर भी अगर उदय अवस्था में चंद्र देवता अगर छठे घर में बैठे हैं तो भूल कर भी रत्न धारण मत कीजिएगा, अदरवाइज लाइफ में आप प्रॉब्लम्स बढ़ा लेंगे। और एक लाइव प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिएगा, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक लाइव प्रैक्टिकल आप 1-2 महीना करके देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि छठे घर में बैठे चंद्रमा आपके लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं या आपके लिए लाभ दे रहे हैं। अगर यही चंद्र देवता अष्टम घर में उदय अवस्था में बैठे हुए हैं, उदय अवस्था मतलब सूर्य से काफी दूरी बनाकर अगर चंद्र देवता अष्टम घर में बैठे हैं तो संतान ना होने का योग वो बना देंगे, क्योंकि संतान उठ के मृत्यु तुल्य कष्ट के घर में गई है, मृत्यु वाले स्थान पर गई है, तो ऐसे में संतान की मुसीबतें 10 गुनी बढ़ जाएंगी, संतान बहुत ज्यादा डिले होने का योग बना देते हैं, मिस कैरेज के योग बना देंगे और पारिवारिक समस्या धन जोड़ने में कहीं ना कहीं समस्या जरूर क्रिएट हो जाएगी और संतान होने के बाद में परिवार में समस्याएं जरूर बढ़ना चालू हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे को रोग भाव घेरना चालू कर देगा, बच्चे की परेशानियां बढ़ना चालू हो जाएंगी। ऐसे केस में सिर्फ चंद्रमा के पाठ पूजन दान करके ही चंद्र देवता की नेगेटिव एनर्जी को आपको शांत करना है, क्योंकि कुंडली के बुरे घर में बैठने से ग्रह अशुभ हो जाता है, वो बलहीन नहीं होता है, वो अशुभ हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर कोई समाज का साधु संत किसी गलत जगह पर जाकर बैठता है, किसी शराब के ठेके पर जाकर बैठेगा तो ऐसा साधु समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर आपने ऐसे साधु को और पैसे दे दिए तो वो साधु पागल हो जाएगा और ज्यादा लाइफ में हुड़दंग मचाना चालू कर देगा। तो ऐसे में उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं, ऐसे साधु को हाथ पकड़कर घर लाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, पाठ पूजन किए जाते हैं, जिससे कि वो साधु फिर से गलत जगह जाकर गलत चीजों को एक्टिवेट ना कर दे। तो ऐसे में सिर्फ पाठ पूजन और दान किए जाएंगे, रत्न धारण नहीं किया जाएगा। अगर रत्न धारण किया तो उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती कहीं ना कहीं चालू जरूर हो जाएंगी, लव लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी तरह से, स्टमक से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना चालू हो जाएंगी।
अगर यही चंद्र देवता 12th हाउस में बैठेंगे तो आपकी परेशानियों को बढ़ा देंगे, फिर से संतान डिले के योग बना देंगे, क्योंकि संतान उठ के एक बुरे भाव में गई है, खर्च हॉस्पिटल के भाव में गई है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही संतान होती है खर्चे आसमान पर आ जाते हैं, हॉस्पिटल के बिल एक्टिवेट हो जाते हैं, परेशानियां बढ़ना चालू हो जाती हैं। और 12वें घर में बैठकर जो सप्तम दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी चंद्रमा की, वो आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम तो बढ़ाएगी, साथ में बच्चे की परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। तो आपका पूरा परिवार आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक गलत रत्न भी धारण किया तो वो आपको तो कष्ट देगा ही, साथ में आपके फैमिली मेंबर की परेशानियों को वो बढ़ा देगा। वो जिन घरों का मालिक होगा उस घर से जो भी रिलेशन बनते हैं उन रिलेशन की लाइफ में प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बढ़ना चालू हो जाएंगी। तो गलती से भी अगर चंद्र देवता उदय अवस्था में तीसरे छठे 8वें 12वें घर में अगर बैठे हैं तो ऐसे योग कारक ग्रह का रत्न धारण मत कीजिएगा, वो आपकी लाइफ में उसी दिन से बर्बादी का रीजन बन जाएगा। आपके बाकी के फैमिली मेंबर की लाइफ में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वही आपका पहना हुआ रत्न आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा देगा। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, अदरवाइज आप एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास में सिर्फ भागते ही रह जाएंगे, लाइफ में कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी योग कारक ग्रह अगर उदय अवस्था में तीसरे छठे 8वें 12वें घर में जाकर बैठता है तो सिर्फ उसके दान पाठ पूजन करके उसकी नेगेटिव एनर्जी को शांत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो 6 8 12 में जाके बैठा है तो वो सिर्फ नेगेटिव रेज आपके शरीर पर पड़ेंगी, और ऐसे में आपने रत्न धारण किया तो वो नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा देगा, क्योंकि रत्न का काम होता है ग्रह से आने वाली एनर्जी को बढ़ाना। अब जिस तरह की एनर्जी आपके शरीर पर आ रही होगी वो उसी तरह की एनर्जी को एक्टिवेट कर देगा, 10 गुना 20 गुना बढ़ाकर आपके शरीर में ट्रांसमिट करता रहेगा और आपकी लाइफ में मुसीबतें बढ़ा देगा। तो ऐसे योग कारक ग्रह अगर कहीं भी उदय अवस्था में तीसरे छठे 8वें 12वें घर में बैठे हैं तो आपको रत्न धारण नहीं करना है। अगर वो सूर्य से अस्त होकर बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ क्लोज कंजक्शन में आकर अगर कोई भी योग कारक ग्रह कुंडली के तीसरे छठे 8वें 12वें घर में ही क्यों ना बैठे हों, अगर वो सूर्य से अस्त होकर बैठे हैं तो उस केस में आप रत्न धारण जरूर कीजिएगा, क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें आपके शरीर पर पहुंचेंगी नहीं तो उसे अशुभ होने का दोष लगेगा ही नहीं। अगर वो योग कारक जैसे चंद्रमा आपके चार्ट में अगर सूर्य से अस्त होकर तीसरे छठे 8वें 12वें घर में बैठे हैं तो उस चंद्रमा से आपके शरीर पर किसी भी तरह की रेज नहीं आएंगी, ना ही पॉजिटिव आएंगी ना ही नेगेटिव आएंगी। तो वो चार्ट में जिस तरह का नेचर होगा उस ग्रह का वो उसी तरह की किरणों को बढ़ा सकता है। अगर चंद्रमा जैसे इस चार्ट में योग कारक ग्रह हैं और वो सूर्य से अस्त बैठे हुए हैं और अगर आपने रत्न धारण किया तो उस प्लेनेट से सिर्फ आपके शरीर पर पॉजिटिव रेज ही पड़ेंगी, क्योंकि वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह है। अगर योग कारक ग्रह चार्ट में अस्त बैठे हैं फिर चाहे वो कहीं भी बैठे हों, उस ग्रह का रत्न आप धारण करके उस ग्रह की एनर्जी को एक्टिवेट करके उससे आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर उदय अवस्था में बैठा हुआ तो भूल कर भी रत्न मत धारण कीजिएगा। हजारों पोंगा पंडित ऐसे हैं जो आपको उदय अवस्था में योग कारक ग्रह अगर तीसरे छठे 8वें 12वें घर में बैठे हैं तो वो आपको रत्न रिकमेंड कर देते हैं और आपकी लाइफ में उसी दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, दुनिया कर रही है करने दीजिएगा, लेकिन आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज लाइफ में कुछ हाथ नहीं आएगा। सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम परेशानियां, फैमिली मेंबर की परेशानियां कहीं ना कहीं 50 गुना बढ़ जाएंगी। लाइव प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, थ्योरी के हिसाब से मत चलिएगा, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी बुकें एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिखी गई हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक उनमें जरूर पाई गई है। क्योंकि अगर पोंगा पंडित ने कोई बुक लिख दी वो अपने हिसाब से लिख देगा, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं होता है, कोई रिसर्च उस बुक पर नहीं हुई है, उसने जो लिख दिया वो आपने मान लिया तो आपकी बैंड उसी दिन से तय है।
जिस तरह से हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th में पढ़ते हैं, वो बुक सिर्फ तभी पब्लिश होती हैं, तभी मार्केट में आती हैं जब वो कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर में पब्लिश हो, कोई उसका प्रमाण हो कि हाँ ये चीजें इस तरह से प्रूफ की गई हैं साइंटिफिकली, तभी वो बुक में पब्लिश होती हैं। अदरवाइज वो बुक में नहीं कंसीडर करते हैं। तो वो एक साइंटिफिक बुक है, इसीलिए हम उनको बुक को, जैसे 12th में हम हाई स्कूल में जो भी बुक पढ़ते हैं, जो भी उसमें लिखा होता है वो 100% सही होता है, क्योंकि वो सबसे पहले कहीं ना कहीं किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। जैसे आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ही ले लीजिएगा, वो प्रिंसिपल उस बुक में सिर्फ तभी लिखा गया है जब कहीं ना कहीं वो प्रूफ किया है और कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर में किसी साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है, उसको अप्रूव किया है, तब जाकर वो बुक में कंसीडर हुआ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की हजारों लाखों ऐसी बुक हैं जो बिना अप्रूवल के चलती हैं। कोई भी पोंगा पंडित आज की डेट में बुक लिख देता है जो अपनी नॉलेज के हिसाब से लिखता है, जैसी उसकी नॉलेज है, लेकिन उसका तर्क वितर्क करने के लिए कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो ये साबित करे कि वो चीजें गलत हैं या सही हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं एक साइंटिफिकली बता रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि ऐसी चीजें होती हैं। अगर पहना तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो आपको लाभ दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। अगर आपका योग, अब देखिए, अगर बृहस्पति देवता ही अगर कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में मीन लगन के चार्ट में अगर बृहस्पति देवता ही कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में ही जाके बैठ जाएं, तो ऐसे बृहस्पति देवता का रत्न धारण मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो ग्रह उदय अवस्था में बैठा होगा तो वो अशुभ कंसीडर किया जाएगा, वो शत्रु बन जाएगा। और उस ग्रह का रत्न धारण किया तो बुरे घरों की वो वृद्धि कर देगा। कुंडली जरूर मजबूत हो जाएगी, लेकिन बुरे घर को एक्टिवेट कर देगा। अगर मीन लगन के चार्ट में बृहस्पति देवता 6, 8, 12 में बैठे हैं, अगर सपोज छठे घर में बैठे हैं, तो वो छठे घर की वृद्धि करना चालू कर देगा। जैसे ही आपने पुखराज धारण किया तो वो छठे घर की वृद्धि कर देगा। और छठे घर से हम नौकरी देखते हैं, कर्जा देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट केस देखते हैं, लिटिगेशन देखते हैं और दुर्घटना के योग देखते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां देखते हैं। तो यही बृहस्पति देवता का छठे घर में गया है और उसका अगर आपने रत्न धारण कर लिया और बृहस्पति अगर उदय अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वो उस छठे घर की वृद्धि करना चालू कर देगा। जिसमें से हम नौकरी देखते हैं तो नौकरी में जरूर वृद्धि कर देगा, आपके करियर में राइज कर देगा, प्रमोशन दिला देगा, करियर ग्रोथ कर देगा। नौकरी में अगर होंगे तो नौकरी में प्रमोशन मिल जाएंगे, अच्छी नौकरी हो जाएगी। लेकिन साथ में उसी दिन से आपके साथ में कर्जा एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा, शत्रु बढ़ना चालू हो जाएंगे, कोर्ट केस एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा, दुर्घटना के योग बन जाएंगे और हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएंगी। और यही बृहस्पति की छठे घर में बैठकर जो सप्तम दृष्टि कामकाज के घर पर पड़ेगी, आपके कामकाज जो नौकरी में प्रमोशन दिया है उसी कामकाज में वो नया सियापा एक्टिवेट कर देगा, एक नई प्रॉब्लम को डेवलप करना चालू कर देगा। और यही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जब 12th घर पर पड़ेगी तो आपके खर्चों को आसमान पर ले जाके रख देगा, हॉस्पिटल के बिल बढ़ा देगा। और यही बृहस्पति की दृष्टि जब दूसरे घर पर पड़ेगी, क्योंकि रोग भाव में बैठा हुआ है, और जब परिवार के घर पर दृष्टि पड़ेगी तो परिवार में किसी न किसी की हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ने का योग बन जाएगा। धन वो जोड़ने नहीं देगा, पैसे बैंक में टिकने नहीं देगा, सिर्फ खर्चा ही करवाता रहेगा। सिर्फ वो नौकरी में ग्रोथ जरूर कर रहा है, पैसे जरूर आएंगे, लेकिन वो बैंक में टिकने नहीं देगा, क्योंकि आपके हॉस्पिटल बिल और खर्चों में वो इनकम आपकी खर्च होने वाली है और पारिवारिक कलेश का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो ऐसे में बृहस्पति का रत्न आपको धारण नहीं करना है। जब रत्न धारण नहीं करना है तो क्या करना है? पाठ पूजन करना है, दान करना है, केले के पेड़ की पूजा करनी है, जिससे कि जो अशुभ ग्रह हुआ है उसकी ग्रह की किरणों को शरीर में नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि अगर बड़ी किरणें, नेगेटिव किरणें, तो वो आपकी समस्याओं को बढ़ा देगा।
अब छठे घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं और आप दान करेंगे तो करियर में जरूर स्लो डाउन होगा, करियर में जरूर धीमे धीमे ग्रोथ होगी, लेकिन आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशहाली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर गलत चीजें एक्टिवेट करके नौकरी को एक्टिवेट किया तो नौकरी जरूर अच्छी होगी लेकिन मुसीबतें जरूर बढ़ जाएंगी। ऐसे केस में हमें दूसरे ग्रहों का सहारा लेना पड़ेगा कि बाकी के चार्ट में आपके कौन कौन से योग कारक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उन ग्रहों के रत्नों को पहनकर आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, ना कि गलत रत्न को पहनकर जॉब के लिए, करियर के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह की गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, अदरवाइज एक लॉन्ग रन में इतनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आना चालू हो जाएंगी जो बाद में संभाले से संभलेंगी नहीं, मुसीबतें आसमान पर चली जाएंगी। तो आज आपने समझा कि योग कारक ग्रह भी अपनी स्थिति के अनुसार एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि चंद्र देवता इस चार्ट में योग कारक ग्रह हैं, अगर वो अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो आप चंद्रमा का मोती रत्न धारण इस चार्ट में कर सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं बुध देवता की कि बृहस्पति ने बुध देवता को इस चार्ट में क्या दिया। बुध देवता मीन लगन के चार्ट में चौथे घर के मालिक हैं और सप्तम घर के मालिक हैं, दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं, केंद्र के मालिक हैं। जब भी किसी ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ जाती हैं तो उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि दोनों राशियां केंद्र में आ गई तो उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा। लेकिन ये दोष बुध देव को सिर्फ कुछ ही घरों में लगेगा, जैसे वो अगर बुध देवता उदय अवस्था में तीसरे, छठे, आठवें, 12वें घर में और लग्न में अगर नीच के हो जाएं, क्योंकि बुध देवता की नीच राशि मीन राशि मानी जाती है, अगर वो कुंडली के पहले, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर उदय अवस्था में बैठे हुए हैं तो उनको केंद्राधिपति दोष लगेगा। ऐसे में ये बुध देवता बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। अगर ये बुध देवता बाकी के कहीं अच्छे घरों में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि मीन लगन के चार्ट में बुध देवता एक योग कारक ग्रह भी बनते हैं। किस तरह से बनते हैं मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये एक मां के घर के मालिक हैं और सप्तम घर के मालिक हैं। जब भी कोई ग्रह सप्तम घर का मालिक बनता है तो हम उस पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो सप्तम घर के मालिक हैं बुध देवता और लग्नेश हैं बृहस्पति देवता। दोनों में शत्रुता नहीं मानी जाती है, दोनों ही ग्रह एक दूसरे की सम की मित्रता रखते हैं। ये एनिमी नहीं माने जाते हैं। वो इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि बुध देव बुद्धि के कारक हैं और बृहस्पति देवता ज्ञान के कारक हैं, और बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों कभी भी आपस में शत्रु नहीं बन सकते हैं, क्योंकि किसी इंसान के अंदर ज्ञान सिर्फ तभी आएगा जब उसके पास में बुद्धि होगी। अगर किसी इंसान के पास में बुद्धि ही नहीं है तो उसके पास ज्ञान आ ही नहीं सकता है। और अगर किसी इंसान के पास बुद्धि है तो वो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके उसके अंदर ज्ञान को बढ़ा सकता है। अगर किसी इंसान के पास बुद्धि ही नहीं है तो वो ऐसा ज्ञान उसके लिए किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि बुध देव और बृहस्पति देव एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, वो शत्रु कंसीडर नहीं किए जाते हैं, एक दूसरे में सम की मित्रता मानी जाती है। तो अब अष्टम टू अष्टम थ्योरी आप अप्लाई कीजिए कि अगर सप्तम घर का मालिक लग्नेश का सेम पार्टी का हो या उसका मित्र हो या सम की मित्रता रखता हो या तो वो ग्रह उस कुंडली का योग कारक ग्रह माना जाता है। अगर सप्तम घर का मालिक लग्नेश का शत्रु हो तो वो एक मारक ग्रह कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहां पर बुध देवता और बृहस्पति देवता आपस में एक सम की मित्रता रखते हैं, इसलिए बुध देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कहे जाएंगे। अब ये योग कारक ग्रह बुध देवता चार्ट में अगर यही बुध देवता कुंडली के दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें घर में अगर बैठे हों तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर ये पहले, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर उदय अवस्था में बैठे हैं तो ये
केंद्राधिपति दोष से दूषित होकर अशुभ हो जाएंगे। उस केस में ये एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। अगर उदय अवस्था में ये गलत भाव में बैठे हुए हैं तो भूल कर भी पन्ना रत्न धारण मत कीजिएगा। अगर वो अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो आप एक बार को बुध का पन्ना रत्न सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में चांदी में रत्न धारण कर सकते हैं। बहुत सारे जातक बुध देव के पन्ना को सोने में धारण करते हैं। भाई सोने में धारण करने से क्या होगा कि बुध देव की मैक्सिमम एनर्जी गोल्ड में पहनने से डीएक्टिवेट होना चालू हो जाती है। बुध का पन्ना पूरी तरह से गोल्ड में रिजल्ट दे ही नहीं पाता है। आप 50 लाख का स्टोन क्यों ना पहन लो, अगर आपने गोल्ड में पहना है तो उसकी 50% से ज्यादा एनर्जी ऐसे ही डीएक्टिवेट हो जाएगी, वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। तो फिर कौन सी मेटल में पहने? चांदी में पहनिए। बहुत सारे लोग चांदी में नहीं धारण करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चांदी चंद्रदेव की है और बुध का पन्ना अगर उसमें डालेंगे तो बुध चंद्र आपस में अति शत्रु माने जाते हैं, तो वो अपनी शत्रुता निभाएंगे तो वो यहां पर बुरा रिजल्ट देने लगेगा। ऐसा बहुत सारे जातक सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रदेव हमारी माता का कारक है और बुध देव उसके पुत्र माने जाते हैं। तो एक पुत्र को अगर मां की गोद में बिठाओगे, मां के गर्भ में बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करता है। एक बच्चे को मां की गोद में बिठा दो, उससे अच्छा स्वर्ग उस बच्चे के लिए हो नहीं सकता है। तो अगर आप बुध का पन्ना को चांदी में धारण करते हैं तो वो शत्रुता नहीं निभाएंगे, क्योंकि वहां पर माता और पुत्र का रिलेशन है। और दूसरा रीजन आप ये भी समझ सकते हैं कि बुध देव एक पृथ्वी तत्व माना जाता है और चंद्रदेव एक जल तत्व माना जाता है। अगर जल को पृथ्वी में डालोगे तो वो समा जाएगी। तो वो जो है पृथ्वी तत्व और जल तत्व कभी भी एक दूसरे के शत्रु नहीं हो सकते हैं, वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो दोनों रीजन की वजह से यहां पर आप चांदी में पन्ना को धारण कर सकते हैं। 1% वो आपको नुकसान नहीं देगा, उल्टा वो आपके करियर में 4 चांद लगा देगा। अगर एवरेज क्वालिटी का आपने पन्ना अगर चांदी में पहना हुआ है और किसी इंसान ने 20 लाख का पन्ना अगर गोल्ड में पहना हुआ है, दोनों के रिजल्ट में लगभग सेम रिजल्ट देखे जाएंगे, क्योंकि गोल्ड में बुध देव की मैक्सिमम एनर्जी डीएक्टिवेट होना चालू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे जातक तो सोने में ही पहनते हैं। जिनको पहनना है पहनने दीजिए, आप चांदी में धारण करके देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चांदी में वही पहना हुआ पन्ना आपके लिए कितना अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया। क्योंकि एक पुत्र मां की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करता है, और ऐसा पन्ना अगर चांदी में पहन लिया तो आपके करियर में 4 चांद वही लगा देगा। उसके रिजल्ट देने की इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने पन्ना किस क्वालिटी का डाला हुआ है, उसी हिसाब से वो रिजल्ट बहुत अच्छा देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो बुध देवता इस चार्ट में योग कारक ग्रह बने हैं और वो अपनी वो स्थिति के अनुसार ही एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अगर वो गलत भाव में आ गए और नीच के हो गए और वो उदय अवस्था में बैठे हुए, तो यही बुध का पन्ना आपकी लाइफ में बर्बादी का रीजन बन जाएगा। समस्याएं क्रिएट करना चालू कर देगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट बढ़ाना चालू कर देगा और पत्नी के साथ में कलह कलेश बढ़ा देगा। तो ऐसे में उदय अवस्था में अगर गलत भाव में बुध देव बैठे हैं तो बुध का पन्ना भूल कर भी धारण मत कीजिएगा। प्रॉपर्टी सारी सुख सुविधाओं से आप हाथ धो बैठेंगे और पत्नी का सुख भी खो देंगे। तो ऐसे में बुध का पन्ना रत्न धारण नहीं करना है। अगर यही बुध देवता सूर्य से अस्त होकर पहले घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर अस्त अवस्था में बैठे हैं, तो अस्त अवस्था की कंडीशन में आप बुध का पन्ना धारण करके उससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें आपके शरीर पर पहुंचती नहीं है। और जैसे ही आप स्टोन धारण करेंगे तो जैसा उस ग्रह का आपके चार्ट में कैरेक्टर होगा, वो उसी हिसाब से एनर्जी ट्रांसमिट करना चालू कर देगा। तो बुध का पन्ना अस्त की कंडीशन में आप धारण कर सकते हैं, चाहे फिर वो कहीं भी बैठे हों, आप कहीं भी बैठे हों बुध देवता, उस केस में भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं अगर बुध देव अस्त की कंडीशन में बैठे हैं। तो
अब बात करते हैं शुक्र देवता को इस चार्ट में क्या मिला। तो शुक्र देवता इस चार्ट में तीसरे घर के मालिक हैं और अष्टम घर के मालिक हैं। तो दोनों ही बुरे घर के मालिक हैं शुक्र देवता, क्योंकि तीसरा घर भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां से स्वयं का पराक्रम, फिजूल का हार्डवर्क एक्टिवेट हो जाता है और अष्टम घर से मृत्यु तुल्य कष्ट, हर काम काज में ऑब्स्टेकल और लंबी चलने वाली हिडन लंबी चलने वाली बीमारियां एक्टिवेट होना चालू हो जाती हैं। तो ये दोनों घर अच्छे नहीं माने जाते हैं और शुक्र देवता बृहस्पति देवता के शत्रु भी हैं। तो इस चार्ट में शुक्र देवता एक मारक ग्रह की तरह कंसीडर किए जाएंगे। वो जिंदगी में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर शुक्र देवता कहीं भी विपरीत राज्यों की थ्योरी में आ गया तो वो यही मारक कहे जाने वाले शुक्र अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट छठे, 8वें, 12वें घर में हो जाए तो ये विपरीत राज्यों की थ्योरी में आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए लग्नेश बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट अच्छे घरों में होना आवश्यक है। सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए और उनके बल सड़बल में बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब बृहस्पति बली होने चाहिए और अच्छे घरों में बैठे होने चाहिए, तभी बृहस्पति देवता एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और साथ में शुक्र देवता भी विपरीत राज्यों की थ्योरी में आकर वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। तो शुक्र देवता को इस चार्ट में मारक ग्रह ही कंसीडर करना है। ये शुक्र देवता चार्ट में, पूरे चार्ट में चाहे कहीं भी बैठे, वो एक शत्रु की भांति ही रिजल्ट देंगे। लाइफ में कभी भी इनकी दशांतरा कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, आपकी लाइफ में मुसीबतों को वो बढ़ा देगा। तो भूल कर भी मीन लगन के जातकों को हीरा, ओपल, जरकन ये रत्न भूल कर भी लाइफ में धारण मत कीजिएगा, अदरवाइज बर्बादी की तरफ बढ़ जाओगे, मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ जाएंगे, मृत्यु को ही आप खुद आमंत्रित कर दोगे। तो ऐसे केस में शुक्र का रत्न भूल कर भी धारण नहीं करना है। अब बात करते हैं इस चार्ट में सूर्य देवता की। अगर सूर्य देवता इस चार्ट में बृहस्पति के मित्र भी माने जाते हैं, लेकिन वो एक बुरे घर के मालिक हैं, तो सूर्य देवता इस चार्ट में छठे घर के मालिक हैं। और छठे घर से हम देखते हैं रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना, तो ये सारे बुरे घर के मालिक हैं, बुरी चीजों के मालिक हैं सूर्य देवता यहाँ पर। तो सूर्य देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब सूर्य देव चाहे कहीं भी जाकर बैठे, वो हमेशा बुरा रिजल्ट देंगे। जब भी सूर्य की दशा अंतरा चलेगी, आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देगी, रोग बढ़ा देगी, कर्ज बढ़ा देगी, शत्रु बढ़ा देगी। और अगर छठे घर 6, 8, 12 घर में अगर सूर्य देवता बैठे हों तो वो विपरीत राज्यों की थ्योरी में जरूर आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए वही सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि लग्नेश बृहस्पति देव बली होने चाहिए, अच्छे घरों में बैठे होने चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए और नवमांश चार्ट में बृहस्पति नीच के नहीं होने चाहिए। तब जाकर वो सूर्य देवता विपरीत राज्यों की थ्योरी में आ सकते हैं। तो सूर्य देवता अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो विपरीत राज्यों की थ्योरी में आकर वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। लेकिन उस केस में भी सूर्य का रत्न माणिक मीन लगन वाले जातकों को नहीं धारण करना है, क्योंकि अगर आपने सूर्य का माणिक रत्न धारण किया तो वो सिर्फ आपके शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देगा, कुछ नहीं देगा, कर्जा बढ़ा देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कोर्ट केस बढ़ा देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ जाएंगे। तो गलती से भी सूर्य का माणिक आपको धारण। अब हम बात करते हैं कि शनि देवता को इस चार्ट में क्या मिला। तो शनि देवता इस चार्ट में 11th हाउस के मालिक हैं और 12th हाउस के मालिक हैं, क्योंकि शनि देव की मकर राशि 11th हाउस में लिखी हुई है और कुंभ राशि कुंडली के 12th हाउस में लिखी हुई है। तो शनि देवता लाभ के घर के मालिक हैं और खर्च के घर के मालिक हैं और शनि देवता बृहस्पति देवता के शत्रु माने जाते हैं। तो शनि देवता को इस चार्ट में एक बुरा घर मिल गया, वो 12th हाउस के मालिक हैं, इसीलिए शनि देवता मीन लगन के चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। वो इस चार्ट में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो शनि देवता इस चार्ट में सिर्फ एक ही कंडीशन में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, अगर
शनि देवता कहीं विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। यही मारक कहे जाने वाला ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। उस केस में भी शनि का नीलम रत्न आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि इस चार्ट में शनि देव एक मारक ग्रह बनते हैं जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ परेशानियां बढ़ा देंगे, पैरों से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा देंगे, खर्चों को आसमान पर ले जाके रख देंगे, हमेशा कुछ न कुछ हॉस्पिटल बिल एक्टिवेट हो जाएंगे, छोटे मोटे रोग लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि देवता 11th हाउस के मालिक हैं और 11th हाउस से हम देखते हैं छोटे मोटे रोग, बड़े भाई बहनों की स्थिति देखी जाती है और इनकम देखी जाती है। जो भी आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से हम इनकम देखते हैं, तो शनि देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह ही कंसीडर किए जाएंगे। अब शनि देवता की प्लेसमेंट चाहे कहीं भी हो जाए वो हमेशा अशुभ रिजल्ट ही देंगे, परेशानियां जातक की लाइफ में कहीं ना कहीं शनि देवता बढ़ाते ही हुए मिलेंगे। अब शनि देवता विपरीत राजयोग की थ्योरी में आकर वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपने आज समझा कि मीन लगन के चार्ट में सूर्य देवता, शुक्र देवता और शनि देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। तो सूर्य शुक्र शनि के कभी भी आपको रत्न धारण नहीं करने हैं, ना ही सूर्य का माणिक रत्न धारण करना है और ना ही शुक्र का ओपल जरकन हीरा धारण करना है और ना ही शनि का नीलम रत्न धारण करना है। ये तीन ग्रहों के रत्न तो आपको जिंदगी में कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। अगर आपने धारण किए तो आपकी उल्टी गिनती उसी दिन से चालू हो जाएगी, लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बढ़ा देगा। तो इस चार्ट में सूर्य शुक्र शनि एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं और योग कारक ग्रह बने बृहस्पति देवता, मंगल देवता, चंद्र देवता, बुध देवता। ये चार प्लेनेट जो है इस चार्ट में योग कारक ग्रह बनते हैं और तीन ग्रह मारक बनते हैं और राहु केतु की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो चार्ट में कैसा रिजल्ट्स देंगे। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं। अगर राहु केतु अपने मित्र राशि में बैठेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, अगर शत्रु राशि में बैठेंगे तो बहुत बुरा रिजल्ट्स देंगे। लेकिन राहु केतु की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ उसी केस में अच्छा रिजल्ट्स देंगे। अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में आ गए तो ये बुरा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे, फिर चाहे ये अपनी मित्र राशि में ही क्यों ना बैठे हो, क्योंकि भाव गलत होने से इनके रिजल्ट अशुभ हो जाएंगे। फिर आपकी लाइफ में यही राहु केतु प्रॉब्लम बढ़ाना चालू कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि किसी की लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने से ही वीडियो देखकर अपने दान पाठ पूजन वो इजीली अडॉप्ट कर सके, जिससे उसके भी पैसे की बचत हो जाएगी। और हमें इतना प्रेम देने के लिए हृदय से